गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 77 है। 90 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन की कुल मिलाकर के अपनी 5 क्लास होंगी। क्लास फर्स्ट है। ये क्लास जो है आज की हमारी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीज़न ये है कि जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है आप जी जान लगा कर देखते हैं, फिर दूसरे सेशन को कम सीरियस लिया जाता है, तीसरा और कम होता है, फिर नए चैप्टर की पहली क्लास आती है, उसको और सिंसियरिटी के साथ देखा जाता है। तो इसमें हमने सवाल उठाए हैं SSC CGL मेंस में पूछे गए। अब 2017 मेंस में CGL ने कुछ ढंग के सवाल पूछे थे सिंप्लीफिकेशन से। CDS हालांकि उनको पहले से ही पूछता आ रहा था। अब एक सेशन में तो हम उन सवालों को डिस्कस करेंगे क्योंकि वो कुछ नए टाइप के सवाल हैं लगभग। प्लस में बचे हुए 4 सेशन में हम लोग वो सब डिस्कस कर लेंगे जो SSC ने क्या पूछा है पास्ट के अंदर, रेलवे ने क्या पूछा है, तो इस हिसाब से सेशन चलेगा। तो स्टार लगा लेना। हो सकता है समझने में थोड़ा सा इश्यू आए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। इसके अलावा सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। मंडे को आपको जो क्लास की जितनी भी क्लासेस की PDF मिसिंग है वो अपलोड कर दी जाएंगी। नीचे वाला जो पार्ट है आपका वो है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहाँ आप अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1466। कुल मिलाकर के अब तक हमने 76 सेशन में 1465 सवालों को डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1466। आज के सेशन के लगभग सारे ही सवाल अच्छे हैं क्योंकि CGL मेंस से उठाए गए हैं। अब ध्यान से देखना क्या कहा। n की वैल्यू 12345 का स्क्वायर, फिर 12345 प्लस 12346। आपसे पूछा है कि √n की वैल्यू क्या होगी। ऐसे जो भी सवाल होंगे ध्यान रखना, इन सवालों में कुछ ना कुछ पार्ट आप कॉमन लेते जाओगे। कॉमन लेते लेते आगे तक बढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही स्टेप बची हुई है और उसी का आपसे √, पूछ रहा है। तो इस वे में ये सवाल सोल्व होंगे। डील करने का तरीका क्या होगा देखना जरा। n की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, 12345 का स्क्वायर प्लस 12345 प्लस 12346। पहली जो 2 टर्म है इनमें से मैं 12345 क्या कर लूं, कॉमन ले लूं। तो 12345 इंटू में मेरे पास रहेगा ब्रैकेट में क्या आएगा, पहली वाली टर्म का 12345। अगली टर्म में से सिर्फ एक बचा है, दोनों ब्रैकेट में ऐड हो जाएंगी तो कितना बन जाएगा 12346 लिखा। अगली टर्म क्या है भाई, अगली टर्म है 12346, इसको एज इट इज लिख दिया। अगेन देखना n इक्वल्स टू में इन दोनों टर्म्स में से आपने क्या किया 12346 कॉमन ले लिया, इनटू में ब्रैकेट लगेगा। इन दोनों टर्म में से ये पार्ट बाहर आ गया, ब्रैकेट में ये बचा, इसमें से ये बाहर आ गया, ब्रैकेट में एक बचा। तो 12345 में एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 12346 आ गया। आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि भाई इसका अगर √ किया जाए, √n क्या आएगा, ये टर्म बनी 12346 का स्क्वायर। √ करोगे तो सिर्फ आपके पास क्या आएगा 12346। ये आपका रिजल्ट होगा। इजी वे में डील कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहें तो और ज़्यादा डिटेल में लिख करके भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 1467। देखो इसने आपको 4 टर्म दे रखी है, 1/, में है चारों टर्म, सभी का स्क्वायर करके दे रखा है। फिर आपसे पूछा इनकी वैल्यू क्या है। आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, देखो 0.1 या फिर 0.1 का स्क्वायर करते हो तो आप क्या लिखते हो 0.1 इंटू में 0.1। पॉइंट हटा करके डील करें, एक को एक से गुणा किया, कितना आ गया 1। लेकिन एक प्लेस छोड़कर डेसिमल, एक प्लेस छोड़कर डेसिमल, तो यहाँ 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगेगा तो इधर क्या लगा देते हो आप 0। इसको ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही 0.01 का होल स्क्वायर क्या आएगा
0.0001, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, लेकिन 4 प्लेस छोड़ करके आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब देखो पहली जो टर्म है वो क्या बनी, 1/0.01। इसे अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर दें, ऊपर नीचे आप 100 का गुणा कर दो भाई। 100 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ये 100 बन गया, नीचे 1 बन गया। 100 में 1 का भाग दिया तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 100, पहली टर्म का रिजल्ट। दूसरी टर्म के अंदर देखना नीचे क्या बना, आप जब स्क्वायर करेंगे तो 0.0001 डेसिमल पढ़ चुके हम लोग, वहां भी इन बातों को हमने डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से 12वां या 13वें सेशन, ऐसा सा कोई सेशन होगा या 15 के आसपास। 3 सेशन में हमने डेसिमल एंड फ्रैक्शन को कवर किया था। अगर वो सेशन आपने देख रखे हैं तो इस टाइप का कोई कंफ्यूजन आपको पैदा ही नहीं हो सकता। अगली टर्म ये बनी स्क्वायर खोलकर, कैसे सोल्व करें, ऊपर नीचे क्या करोगे आप 10,000 का गुणा, रीजन 4 जीरो आपको 4 पॉइंट के बाद जो डेसिमल है वो हटाना है। नीचे क्या बन गया भाई 1, ऊपर क्या मेंटेन हुआ 10,000 आ गया। क्या एग्जाम में ऐसे लिखना है, नहीं भाई, ये सारा का सारा काम आपको सिखाया जा चुका है। बस एक बार के लिए मैं आपको हिंट दे रहा था कि ऐसे आपको ये चीजें सोल्व करनी होती हैं। पहली टर्म आपने देखी क्या बन गई 100, दूसरी टर्म क्या बन गई 10,000, और इन सबको ऐड करना है तो ऐड करने के हिसाब से ही लिख लो। उससे अगली टर्म देखना 1/0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगेगा तो क्या आ गया 1/0.25, ऊपर नीचे 100 का गुणा, ऊपर 100 बना, नीचे 25, 100 में 25 का भाग दोगे क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही अगली टर्म को सोल्व करोगे तो नीचे क्या बनेगा 1/0.0025, ऊपर नीचे 10,000 का गुणा करोगे, 10,000 में 25 का डिवीजन किया, कितना आ जाएगा 400। चारों टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ऐड करना है 400 500 4 तो 10,504, ये लो भैया आपका रिजल्ट। तो इस सवाल में कुछ नया नहीं है, ऐसा कि आपको आता नहीं होगा। मुद्दा ये है, अपना उद्देश्य है बिना किसी गलती के एग्जाम में इसको तुरंत सोल्व करना। 4 टर्म को ऐड करना है, चारों टर्म आपको सिंप्लीफाई करके लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के ये तुरंत आपका सोल्व हो जाएगा। देखना भाई एक सवाल और आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1468, क्वेश्चन नंबर 1468, 1468। बात को ध्यान से देखना, इसने क्या कहा, इसने कहा कि यदि f ऑफ x, असल में ये बात देखने में मिलती है 11th-12th की मैथ्स में, f का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन ऑफ x। आगे फिर आपको बताता है कि इस बात को कैसे लिखना है। फंक्शन ऑफ x का मतलब हो गया, इसने खुद एक्सप्लेन किया है कि अगर ऐसा कुछ भी लिखा है, x अगर यहाँ है तो आगे इसे लिखोगे तो ये बन जाएगा इस फॉर्म में, ये दे करके ही रखिएगा आपको। CDS हालांकि ऐसे सवाल सदा से ही पूछता रहा है, SSC ने भी पूछने स्टार्ट कर दिए हैं, एक संभावना है कि भी रेलवे वाले भी सीधे कॉपी पेस्ट कर दें सवाल को, तो ऐसे होगा। अब देखो जो आपके पास टर्म लिखी हुई है f ऑफ 1, उसे क्या लिखोगे आप लिखोगे जैसे x की जगह 1 आ गया तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 लिख दो, तो 1/1 माइनस 1/112 लिखा जाएगा। ऐसे ही फंक्शन ऑफ 2 लिखा हुआ है, x की जगह 2 तो यहाँ और यहाँ 2 आएगा तो ये क्या बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 3। f ऑफ 3 जब आप लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, अब तो पता चल गया होगा 1/3 माइनस 1/4। ये पैटर्न चलता जाएगा, कहाँ तक है ये 10 तक चलना है, तो ये आ जाएगा 1/10 माइनस 1/11। अब गौर से देखना, आपने इतना कुछ देख लिया, जब आप इसे सोल्व करेंगे सबके बीच में एडिशन का साइन है, इसमें ये जोड़ोगे ये जोड़ोगे ये जोड़ोगे यहां तक। देखो इसकी दूसरी टर्म इसकी पहली टर्म को खत्म कर रही है, इसकी दूसरी टर्म इसकी पहली टर्म को खत्म कर रही है, इसकी दूसरी टर्म अगले वाले की पहली से कट जाएगी, 9वीं जो टर्म आएगी उसका दूसरा पार्ट इसके पहले को खत्म। क्या बचा, सिर्फ आपके पास 1 माइनस 1/11 बचा, सोल्व किया रिजल्ट आ गया 10/11। क्या एग्जाम में इतना डिटेल में करना है, नहीं, तो क्या करें, ये सारा कुछ था समझने के लिए कि f1 की वैल्यू f2 की वैल्यू ये सब कैसे लिखनी है। आपने एक बार देख लिया कि भाई इस सवाल में जो स्टेटमेंट दे रखा है उसका क्या मतलब होता है, तो सीधे सीधे आप शुरुआत करें कहां से, f1
1 माइनस 1/2 लिखा, फिर F2 लिखोगे तो 1/2 माइनस 1/3 बना। आगे लिखते जाओगे, ये पैटर्न चलेगा, ठीक है। और आगे सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 10, 1/10 माइनस 10 और 1 11। अब आप गौर से देखना, इसकी सेकंड टर्म इसकी पहली टर्म को खत्म करेगी, इसकी सेकंड टर्म इधर वाले की पहली टर्म को, यहाँ जो भी आएगा उसकी सेकंड टर्म इसके फर्स्ट को खत्म कर देगी। क्वेश्चन में क्या बचा, क्वेश्चन में बचा 1/1 माइनस 1/11। 11 एलसीएम लिया, 11 माइनस 1 10, और डिवीजन में कितना आ गया, 11। ये अपना हो गया यहाँ से रिजल्ट। तो इनको डील करने का आपका ये तरीका होता है। आगे फिर देखना भाई, एक सवाल है आपके सामने, इस सवाल का आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो। प्राइम फैक्टर आपसे पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड। हालांकि इसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपनी इसी के अंदर, लेकिन आज डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपका है होमवर्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल देख लेते हैं एक बार क्या है। n की वैल्यू है 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12। तो आपसे पूछा है n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि आप उसे ऊपर वाली बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इजी वे में लिख लें और आगे रिमाइंडर थ्योरम का सहारा ले लें, या तो आप सारे को ही सिंप्लीफाई करते जाएं, आगे तक उसे सोल्व करें। अगर आप वहां तक नहीं सोल्व करें तो आप क्या करें, रिमाइंडर थ्योरम का सहारा ले लें। जैसे 100 के फैक्टर करोगे तो 100 का फैक्टर जैसे मैं कहूँ 5 भी तो होता है, तो इसका मतलब 100 में 5 का भाग लगेगा। तो आप उस चीज़ को रिवर्स डायरेक्शन में चेक कर लें, 79 का डिवीजन जा रहा है या नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा उसको हटाओ, फिर 73 का देख लो, फिर 13 का देख लो, 11 का देख लो, बड़े से छोटे की तरफ, क्योंकि हमसे सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर पूछा गया, ठीक है। ट्राई करना। रीजन क्या है, फैक्टराइजेशन आपको सिखा दिया है, रिमाइंडर थ्योरम आपको सिखा दिया कि कैसे क्रॉस चेक किया जाता है। एक नए टाइप का सवाल आपके सामने रखा गया है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना इस सवाल पर, ये सारे के सारे सीजीएल मेंस के ही सवाल हैं। सवाल नंबर 1470, 1470। देखो इसने क्या कहा, n की जो वैल्यू है वो क्या है, 9 की पावर 9, ठीक है। n के कितने धनात्मक घनों से विभाज्य है, n तो n कितने धनात्मक घनों से विभाज्य, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आप n के अंदर कोई संख्या है x और उसका भी क्या है, क्यूब का डिवीजन होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास 64 लिखा हुआ है, आप इसमें कितने संख्याओं के क्यूब का भाग दे सकते हो। जैसे 64 की बात करें, 64 की अगर हम लोग बात करें, जो क्या है 4 का क्यूब, अगर सिर्फ 64 की बात करें तो इसमें तो 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 16 का भी जाता है, 32 का भी जाता है, 64 का भी जाता है। लेकिन अपना सवाल क्या कह रहा है, कितने धनात्मक घन, हाउ मैनी परफेक्ट क्यूब, कितने ऐसे परफेक्ट क्यूब है जिनका डिवीजन लग जाए। तो आप कहेंगे कि भी 64 के अंदर 1 के क्यूब का डिवीजन लगता है, 64 के अंदर आगे 2 का जो क्यूब होता है 8 उसका भी डिवीजन लगता है, और 64 के अंदर 4 का क्यूब उसका भी डिवीजन लगता है। क्या 8 का क्यूब, 16 का क्यूब, 32 का क्यूब, 64 का क्यूब, इनका डिवीजन लगेगा, नहीं लगेगा। यही बात आपसे यहां पर पूछी गई है। डील करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जब भी हमें कोई संख्या दी जाती है तो हम उसे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक करते हैं। अब तक तो भूल गए होंगे मेरे ख्याल से क्या प्राइम फैक्टर कैसी बात कर दी। जैसे 12 को क्या लिखते थे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। तो ये 2 और 3 क्या आपके प्राइम फैक्टर है। 9 के अंदर क्या करें भाई, सिंपल है, 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर और पावर कितनी, 9। तो एक्चुअल में संख्या जो बनी वो क्या है, 3 की पावर 18। सोल्व कैसे करें, एक बार के लिए तरीका देख लो भाई। क्या इसमें एक, अगर मैं एक का भाग, एक मानूं कि 1 के क्यूब का क्या इसमें भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल जा रहा है। ओड नंबर है, 2 का तो वैसे ही भाग नहीं जाना, 2 के मल्टीपल का भी नहीं जाना। क्या इसमें 3 अगर मैं संख्या मानता हूं तो मुझे भाग किसका देना है, क्यूब का।
क्या 3 के क्यूब का भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 की पावर 18 में 3 के क्यूब का डिवीजन जाएगा। अगर मैं यहां पर संख्या मानूं 3 का स्क्वायर, असल में 9, तो क्या 3 का स्क्वायर कर दूं? देखो ध्यान से देखना, यहां पर यही मामला उलझेगा। एक संख्या आपने 1 मानी, फिर 3 की पावर 1 मानी, फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इस हिसाब से आप बढ़ाते जा रहे हैं। डिवीजन किसका करना है? जो भी संख्या मान रहे हो उसका क्यूब करोगे और उसका इसमें डिवीजन होना चाहिए। तो यहां से आप संख्याएं क्या लिखते जा रहे हो? 1 लिया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये आपका पैटर्न चल रहा है। 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, इस हिसाब से। लेकिन डिवीजन आपको किसका करना है? इन संख्याओं का क्यूब करने के बाद जो संख्या आएगी उसका डिवीजन। इसीलिए ये सवाल थोड़े से देखो एसएससी ने इस बार ऐसे 2017 में ऐसे पूछे थे जो डिफरेंट टाइप के थे। अगर किसी बच्चे का कॉमन सेंस डेवलप नहीं है, पहली बार वो सवाल देखता, उससे नहीं सोल्व होते, क्योंकि उनको चाहिए ट्रिक हर सवाल में कि इसकी भी कोई ट्रिक बना करके बता दो कि इतनी पावर दे रखी है, इतने का भाग दोगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। पहले बात को अंडरस्टैंड करो। इधर आप मान रहे हो संख्याएं, क्योंकि 3 के मल्टीपल के अलावा और कोई संख्या मान ही नहीं सकते यहां पर। चलो इसका क्यूब करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब। ये क्या आ जाएगा? 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 9, 3 की, एक मिनट, यहां पर 3 की पावर 4, 5, 6। इसका क्यूब करोगे 3 की पावर 12, 3 की पावर 15, 3 की पावर 18। ये हमने क्या कर लिया? क्यूब। एक्चुअल में संख्याएं तो आपकी यही हैं, और इन्हें भी अगर आप डिटेल में देखें तो असल में ये क्या है? ये है आपका 9, ये क्या है आपका भाई 27, ये क्या है आपका 81। क्लियर है? इन सब का आप इधर से क्यूब लेते जा रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, 3 की पावर 18 में क्या 3 की पावर 3 का भाग जाएगा? जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई? ये इससे कटेगा, ऊपर पावर क्या बचेगी? सिर्फ और सिर्फ 3 लेस हो जाएगी। सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ा था 15। क्या इसका भाग जाएगा? अरे सीधी सी बात है, क्यों नहीं जाएगा भाग? लिखते जाओ। देखो 3 कितनी बार है? 18 बार। नीचे 3 कितनी बार है? 6 बार। 6 बार तो कट गया, 12 बार बच गया। ये नीचे कितनी बार लिखा हुआ है? 3 गुणा 3 गुणा 3, 9 बार। ऊपर 18 बार है, 9 बार कट गया, बचा हुआ इतनी बार भाग चला गया। नीचे 12 बार है, 12 बार कट जाएगा, रिमेनिंग का पार्ट है, उतनी बार डिवीजन जाएगा। 3 की पावर 15, 15 बार 3 लिखा हुआ है, बिल्कुल 15 बार कट जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 बचेगा। 3 की पावर 18, नीचे 3 कितनी बार है? 18 बार। तो एक्चुअल में नंबर तो हमारे ये वाले हैं, शर्त लेकिन उसकी ये थी कि जो भी आप नंबर ले रहे हो उनके घनों का भाग इसमें जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं 3 की पावर 7 लेता हूं, उसका क्यूब करेंगे, 3 की पावर 21 होगा। क्या इसमें 3 की पावर 21 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 18 बार है, 3 21 बार है, 18 बार कट गया, नीचे क्या बचा? 1/3 इंटू 3 इंटू में 3, 1/27। डिवीजन जाता तो पूरा पूरा कटता। तो इसका मतलब यहां से आगे बात खत्म। कितनी संख्याएं हैं? 6 तो ये सीधे सीधे, और एक ये 7। अब ये सवाल आपको लगता है, मतलब मुझे उम्मीद वैसे तो कम ही रहती है, लेकिन मेरा एक टारगेट ये था कि भाई ये सवाल कुछ अलग टाइप के पूछे गए थे, एक बार बच्चा इनसे गो थ्रू हो लेगा जो पकड़ना चाहता। अब इसके अंदर यूज किस किस का है भाई? आपको जैसे फैक्टराइजेशन पढ़ाया था, या फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको चैप्टर पढ़ाया था, वो आना चाहिए। सर्ट्स वाला चैप्टर भी आपको आना चाहिए, वरना कई बच्चों का तो मन गवाही नहीं देगा, सर 3 की पावर 18 में 3 की पावर 15 का कहाँ भाग जा रहा है? 3 की पावर 3 ऊपर बच गया। तो इस टाइप के सवाल आपके सामने क्रिएट हो सकते हैं। तभी मैंने कहा है कि ना तो मैं किसी ट्रिक से आप किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ, ना प्रीफर करता हूँ। रीज़न ये है कि कॉमन सेंस एक बार आपका डेवलप हो जाए, फिर आप उस टाइप के कितने भी सवाल पूछें, भविष्य में इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आएगा आप कर ले जाएंगे। हालांकि इस पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अगर हम इसी बात को एसएससी में करते तो एसएससी में एक तरीका और सीखते। अब रीज़न ये है कि यहाँ पर मुझे उम्मीद कम लग रही है, तो मैं ज़बरदस्ती आपको उन तरीकों के साथ भी नहीं घसीटना चाहता कि एक तरीका सीखने में ही हमें 8-10 सवालों की नीड पड़ती है। तो यहाँ पर पेशेंस बना के रखें और चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखो भाई एक अलग टाइप का सवाल और है, ये तो पता नहीं कब से सवाल पूछे जा रहे हैं इस टाइप के, तो किसी बच्चे ने नहीं देख रखे हैं तो इनको देखना जरूर। देखो 1471, एक बात बताना, 11 का स्क्वायर करते हो कितना आता है? 1 2 1। अगर 111 का स्क्वायर करें,
निकाल करके देखें। देखो 111 को 111 से गुणा करना है, क्या करोगे 1 का गुणा 111 से, ऐसे ही तो लिखा जाता है। फिर इस 1 का 111 से, फिर इस हिसाब से लिखा जाएगा। ये करोगे यहाँ पर, 1 मिनट क्या गड़बड़ कर दी भाई हमने, 1 मिनट देखो 111 फिर 1 2 3 2 1, तो यहाँ पर क्या आया 1 2 3 2 1, ये बन गया। अगर आप यहाँ से एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाते हैं कि 1 1 1 कितनी बार है, 4 बार, होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1 2 3 4 फिर 3 2 1, तो इसका मतलब जितनी आपकी टर्म्स होती हैं वहाँ तक मामला चलता है। अगर 4 स्टेप होती तो 4 बार 1 4 बार 1 4 बार 1 4 बार 1, तो 1 आता, फिर 2 1 आते, फिर 3 1 की वजह से फिर 4 1 आते, तो ये आपका पैटर्न चलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये जो भी संख्याएं दे रखी हैं, कल को आपको ये भी कह दे कि 5 बार 1 है, 11111 का स्क्वायर करो, तो कोई नहीं, 1 से लेकर मामला 5 तक चला लो, चला लिया, फिर रिड्यूस कर दो, 4 3 2 1, ये लो। तो मेरे ख्याल से अब आप रिलेट कर ले जाएंगे इस लॉजिक को, क्या काम करता है। इसने यही बात इधर वाली जो संख्याएं हैं उनका अंडर रूट करके डाला। अब एक बात बताओ, पहली संख्या का अंडर रूट क्या आएगा, इसको मिटा देते हैं। पहली जो संख्या आपके पास उसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपके पास 11 आएगा, ये तो हर बच्चे को पता है। अगले वाले का क्या आएगा भाई, अगले वाले का देखो 1 2 3 तक चल रहा है, तो 3 आपके पास क्या आएंगे 111। अगले में देखो 4 तक मामला चल रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे 4 बार 1। इनको ऐड करके बताना है, ऐड कर दिया 3321 1233, तो ये आपका हो गया इस सवाल का रिजल्ट। हालांकि ऑप्शंस नहीं डाल रखे हैं तो देख लेना। तो इस पैटर्न को भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार इस टाइप का पैटर्न आपसे पूछा जा चुका है। चलो भाई, अलजेब्रा में रेशनलाइजेशन पढ़ा था, सिंप्लीफिकेशन में आगे के सेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपके सामने ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी कि अलजेब्रा का भी अच्छा खासा यूज होता है। जैसे इस सवाल में रेशनलाइजेशन का यूज होगा, जैसे ऊपर या तो ब्लू वाला मान लो सवाल या नीचे ब्लैक वाला, 2 + √2 है, फिर कुछ डेटा है, फिर कुछ डेटा है, फिर लास्ट में 2 - √2, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो पहली टर्म तो आपके पास क्या है 2 + √2, और सबसे आखिरी टर्म क्या है 2 - √2, तो √2 प्लस का है √2 माइनस का, उसको तो कर दे खत्म, 2 और 2 4। कौन सी टर्म का एडिशन है, फर्स्ट और लास्ट का। अब आपके पास बीच में 2 टर्म बनी, आपका मन करे तो इनको रेशनलाइज करके लिख लो। कौन सी टर्म 1/2 + √2 और प्लस का साइन 1/2 - √2, आपका मन करे रेशनलाइज कर ले। रेशनलाइजेशन अलजेब्रा में हमने सीखा था कि कैसे स्पीड से सीधे सीधे लिखा जाता है। आपका मन करे तो इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा 2 + √2 × 2 - √2, उसके हिसाब से सोल्व कर दो। जैसे मैं रेशनलाइजेशन से लिखता हूं तो पहली टर्म को क्या लिख दूं, ऊपर नीचे 2 - √2 का गुणा करेंगे हम लोग, नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, 4 - 2 2। अगली टर्म ऐसे ही। अब जहां मैंने देखो अलजेब्रा पढ़ाया था तो ये बातें कही थी कि भाई ये रेशनलाइजेशन आपको अच्छे से सीखना है। कुछ बच्चे सीरियस लेते ही नहीं है कि ठीक है चल रहा है, बस एक सिलेबस करना है। तो जिस हिसाब से आप इन अपनी जो खुद की तैयारी है उसको जितना सीरियस लेते हैं, वैसे ही आपके रिजल्ट आगे आकर के तैयार हो जाते हैं। एक एक चीज़ को सीरियस लें। अब आपको इधर उधर की बात नहीं कहता मैं, कोई भी फालतू बात नहीं करता कि ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा हो रहा है देश में, वैसा हो रहा है। मेरा उद्देश्य ये है, आपका जो टाइम है हो सकता है आपको प्रीशियस ना लगे, लेकिन मेरे को महसूस होता है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आखिरी अटेम्प्ट होगा इस रेलवे की एग्ज़ाम में, उसके बाद उनकी डेट है वो ओवर हो जाएगी, ओवर एज हो जाएंगे, उसके बाद उनके पास क्या बचेगा, स्टेट लेवल की कुछ एग्ज़ाम्स होंगी। अब हर स्टेट के वैसे ही बुरे हालात बने हुए हैं, पता नहीं कब एग्ज़ाम होती हैं, कब रिजल्ट आते हैं। क्लियर है। तो जो काम मैं आपको पैरेलल में कहता जाता हूँ उसको कर लिया करें। रीज़न ये है कि आपकी आंखों के सामने एक चैप्टर होता है, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, रेशनलाइजेशन आपको दिख रहा है कि एक पार्ट है। मुझे पूरी मैथ्स में दिख रहा है कि रेशनलाइजेशन अलग अलग जगह पर यूज होता है। अब जिस बच्चे ने वहाँ कमांड बना ली वो सीधे सीधे इतना लिखेगा, इसको सोल्व करना है। एलसीएम तो दोनों का क्या है 2 आ गया, -√2 से ये वाला पार्ट कट गया, क्या बचा भैया आपके पास 2/2, 1 2/2 1, 4 में 1 और 1 2 जोड़ दिया, रिजल्ट कितना आ गया 6। आसान है।
दिखने में हालांकि सवाल आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन सवाल एकदम इजी है। देखो भाई, एक सवाल और आया अपने पास अलजेब्रा पर ही बेस्ड, ये भी सवाल है। देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1473। दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है। दो नंबर्स हैं, उनको ऐड करोगे 14 आएगा। उनके वर्गों के मध्य का अंतर कितना है? 56। उनके वर्गों का योग आपसे पूछा है। सिंपल सी बात है। देखो a प्लस बी, एक संख्या a मानी, एक आपने b मानी, दोनों का एडिशन कितना है भाई? 14। फिर क्या कहा? दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना बता रहा है? 56। एक बात बताओ, क्या आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी लिखा जा सकता है। अब यहां से देखो, a प्लस बी की वैल्यू आप चाहें तो 14 लिख दे। ये 14 अगर यहां लिखोगे तो इससे कट जाएगा। तो आपने क्या देखा? a प्लस बी की वैल्यू तो 14 है और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 4। अब इन दोनों इक्वेशन को चाहे तो आप ऐड करके रिजल्ट निकाल लें। ऐड करोगे, b से b कट गया, 2 बार a है 14 और 4 18, 2a इक्वल्स टू 18। तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपके पास? 9। या आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि भाई एक संख्या को 9 मान ले, एक 5 मान ले, अंतर कितना है? 4 का। जोड़ते हो तो आपका 14 बन जाता है। चलो, a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई? रख के देख लो भाई। a की वैल्यू 9 रखोगे, b की 5। क्या पूछा है? इनके वर्गों का योग, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। 9 का स्क्वायर कितना? 81। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 106। ये लो भाई आपका रिजल्ट। तो इसमें भी कुछ खास था नहीं, इजी वे के अंदर आप डील कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी आप में समझदारी है तो इतना कुछ लिखने की नीड नहीं है। फॉर्मूले को क्यों एक्सप्लेन करें? पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में, फॉर्मूले पर बेस्ड भी कई सारे सवाल कर रखे हैं। चलो भाई, एक सवाल और देखना आगे। क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 1474। 1474 में देखो क्या कहा है। 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 इंटू 1005, फिर 1008 गुणा 1004 माइनस 1009 गुणा 1003। पहली बार देखने में सवाल अजीब लगता है, लेकिन गौर से देखना। जैसे एक पार्ट में आपको सोल्व करके बताऊं, 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 इंटू में 1005। बात को पकड़ने की कोशिश करना। ये वाला नंबर आपके पास है 1006 का स्क्वायर, 1006 का यूज है। क्या आप इस वाले नंबर को 1006 प्लस 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या आप इस नंबर को 1006 माइनस 1 नहीं लिख सकते? लिखा जा सकता है। थोड़ा सा अंदर चला गया, देखो, लिखा जा सकता है। अब गौर से देखना, ये तो आपके पास 1006 का स्क्वायर है। इस बात को ऑब्जर्व करना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी को a माइनस बी से। अलजेब्रा में पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ब्रैकेट में क्या आएगा? 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, पूरी चीज ब्रैकेट में। अब देखना, जब आप इसे सोल्व करेंगे, बाहर क्या है? माइनस का साइन। जैसे ही इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कट गया, ये माइनस माइनस प्लस का 1। इसका समाधान तो ये आ गया। अगली जो टर्म है उसे गौर से देखना, 1008 गुणा में 1004 माइनस 1009 गुणा में 1003। अगले का समाधान अगर आप सीधे सीधे लिखें, देखो 8 और 4 के बीच संख्या कितनी मेंटेन है? 6। 9 और 3 के बीच में जो संख्या आती है वो भी कितनी है? 6। तो अगले को आप क्या लिख सकते हो? 1006 प्लस 2 गुणा 1006 माइनस 2 लिखा जा सकता है। फिर माइनस का साइन है, आप लिख सकते हैं, 1 मिनट, चलो इसको थोड़ा सा हटा ही देता हूं, एक साथ ही मैं हर बात को लिख देता हूं। देखो लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कैसे डील करते। देखो पहली टर्म कितनी है आपकी? 1006 का स्क्वायर। आगे वाला पार्ट आपने क्या लिख लिया? आपने लिख लिया 1006 प्लस 1 इंटू में 1006 माइनस 1 लिखा। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? 1008 और 1004। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 8 और 4 के बीच की संख्या क्या है? 6। वैसे ही आपको यहां ब्रेक करना होगा। तो 1006 प्लस 2 लिखा, 1006 माइनस का 2 लिखा।
फिर माइनस का साइन, अगली टर्म 1009 गुणा 1003, बीच की टर्म क्या है भाई, 9 और 3 के बीच एकदम नंबर कौन सा आता है, 6। इसे भी आप लिख सकते हैं 1006 प्लस 3, और यहां से 1006 माइनस 3 लिखा जा सकता है। देखना, जब आप इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहां माइनस का 1006 का स्क्वायर प्लस 1, यहां से तो आ गया 1। फिर देखना, इसे सोल्व करेंगे, 1006 का स्क्वायर माइनस का 4 आएगा, और यहां सॉरी 1006 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस लग जाएगा, ये वाली टर्म कट जाएगी, माइनस माइनस प्लस का 9, 10 में से 9 चला गया 6। क्या एग्जाम में इतना डिटेल में करना है? मेरे हिसाब से तो एग्जाम में ये नहीं करना होता। ये कब नहीं करना होता? ये जब आपने ऐसे सवालों को 1-2 बार कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो करना ही पड़ेगा, कोई समाधान ही नहीं है डिटेल में लिख करके। तो आप पहली टर्म और दूसरी टर्म से सीधे सीधे कंक्लूजन निकाल सकते हो, तीसरी और चौथी टर्म से सीधे सीधे कंक्लूजन निकाल सकते हो। एक बार मेरे साथ सोच करके देखना कि ये ब्रेक कैसे होगा। गुणा तो नहीं होगा, ये तो तय है, क्योंकि इसका रिजल्ट छोटा सा आ रहा है और वैल्यू अजीबोगरीब दे रखी है। तो जैसे आपने पहले पार्ट को देखा, पहली 2 टर्म 1006 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1006 का स्क्वायर माइनस 1 आ गया, यहां से रिजल्ट बना 1। अगली टर्म क्या आई भाई, 1006 का स्क्वायर माइनस का 4 बना, तो यहां से आप लिख सकते हो माइनस का 4। फिर देखो 1006 का स्क्वायर माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस का 9 आ गया, बाकी तो सब कुछ कट गया, 10 में से 4 चला गया 6। कब आएगा ध्यान रखना, कई बच्चे क्या रट्टू तोते की तरह बस बात को सुन लेते हैं कि एग्जाम में ऐसे करना है, फिर खुद ट्राई करते हैं, होता नहीं है, फिर कमेंट करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्यों नहीं बताते इन सवालों की। एक बात बताओ, इनकी क्या शॉर्ट ट्रिक बनेगी भाई? कोई है लॉजिक? सीधे रटवाने का कोई प्रयास करूंगा, ऐसे ऐसे टर्म है, इनका डिफरेंस होगा, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा, फिर खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा का एक छोटा सा फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, उसी पर बेस्ड ये सवाल बना रहा है। अब इस सवाल में चाहता 2 टर्म और ऐड कर देता, उसकी क्या फर्क पड़ता था? तो अप्रोच को सीखें कि कैसे डील किया जाता। अप्रोच समझ में आ गई, फिर ना तो कोई फॉर्मूला ध्यान रखना है, ना आपको कोई ट्रिक ध्यान रखनी है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1475 देखना, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें सभी अंक विषम हैं? असल में देखा जाए ये सवाल आपका परम्यूटेशन का, परम्यूटेशन या फिर संचय का सवाल है। देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को थोड़ा बहुत तो हम लोग डिस्कस करते हैं जब बैंक को पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट कॉम्बिनेशन का, सॉरी संचय नहीं, परम्यूटेशन होता आपका क्रमचय और कॉम्बिनेशन होता आपका संचय। बैंक में पढ़ते हैं, सीडीएस के अंदर तो पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि वहां पर ऐसे सवाल आ चुके हैं। रिसेंट के जो मेंस देखने को मिले हैं, जैसे 2017 का मेंस, 18 का मेंस, वहां पर ऐसे सवाल बन रहे हैं, तो एसएससी में मस्ट हो जाता है। बैंक की बात करें भाई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का वैसे सीधा सीधा कोई सवाल देखने को आया नहीं है, लेकिन हो सकता है, ठीक है, कि कोई छोटा मोटा सवाल इधर उधर से कॉपी करे। अब इसका छोटा सा लॉजिक देखना। आप मुझे एक बात बताओ, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? सिर्फ 2 अंकों की। तो आप कहेंगे कि 10, 11, 12, ये सारी की सारी 2 अंकों की संख्याएं हैं। कहां तक है ये? 99 तक। कितनी संख्याएं बताओगे? तो आप कहोगे सर 1 से 99 तक 99 संख्याएं होती हैं। 9 संख्याएं आपने हटा दी, तो ये आपकी टोटल मिलाकर के कितनी संख्याएं हैं? 90 नंबर्स, 90 संख्याएं हैं। अब एक बात बताओ, 2 अंकों की संख्याएं अगर आपको बनानी है, परम्यूटेशन का जो लॉजिक है, असल में मैं उसे थोड़ा सा एक बार समझाने का प्रयास करता हूं, बात पकड़ में आए तो। 2 अंकों की संख्या बनाओगे, 1 अंक यहां लिखोगे, 1 अंक यहां लिखोगे। एक बात बताओ, क्या यहां पर ऐसे मैं लिख दूं 0, 2, क्या ये 2 अंकों की संख्याएं हैं? नहीं, ये 2 अंकों की संख्या नहीं है। 0, 2 क्या होता है? कुछ नहीं होता, 2 ही होता है। ऐसे तो कोई कह देगा 03, 04, फिर कल को एक और आ जाएगा, 3 अंकों की संख्या भी है 0, 2, कोई कह देगा कि 4 अंकों की भी तो संख्या 2 है। तो असल में देखा जाए, संख्या के
लेफ्ट साइड में अगर आप जीरो लगा देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा कि उसके डिजिट बढ़ जाएंगे, ये इलॉजिकल बात होती है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर आप क्या क्या रख सकते हो इस बॉक्स में आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, कहां तक 9। आपके पास 9 अंक यहां रखने लायक हैं। इस बॉक्स में ये तो राइट साइड वाला पार्ट आ गया संख्याओं का, क्या इसमें 0 रखा जा सकता है? बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल सर, 2 रखोगे राइट साइड में 0 रखा जा सकता है, संभव है। तो इस बॉक्स में आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 9 तक रख सकते हो। कितने ऑप्शन है आपके पास? 10। कितनी संख्याएं बनेगी? 9 अंक यहां से, 10 अंक यहां पर है, 9 गुणा 10, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 90। ये मल्टीप्लाई क्यों किया भाई? इसका रीजन तो जब परम्यूटेशन हम लोग पढ़ेंगे तभी एक्सप्लेन किया जाएगा। 2 केस होते हैं, और केस होता है, एक आपका एंड केस होता है। ठीक है, उसमें ये बात क्लियर होगी। मैं जो आपको लॉजिक पकड़ाने का प्रयास कर रहा हूं वो ये है कि जरूरी नहीं होता है कि आप हमेशा नंबर्स को ऐसे काउंट करें इस टाइप से। ठीक है, कल को कोई कह दे कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप एक तो दिमाग ये लगाओगे कि कहां से शुरू होती हैं? 100 से। कहां तक जाती हैं? 999 तक। कितनी संख्याएं घटा दें? 1 से 999 की गिनती में 99 तक की संख्याओं को लेस कर दोगे तो संख्याएं कितनी मिलेगी? 900। बना करके करते तो क्या होता? बना लो, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, 3 बॉक्स। इस बॉक्स में आप 0 नहीं भर सकते, इसके अलावा आपके पास छूट है 1 2 3 4 5, तो यहां 9 अंक आ सकते हैं। अब इन दोनों में 0 भी भर सकते हो, बाकी अंक भी, तो 10 अंक यहां आ सकते हैं, 10 अंक यहां आ सकते हैं। रिजल्ट निकालोगे तो 9 × 10 × में 9 कितना आ गया? 900। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी तीनों एक ही टाइप के पार्ट होते हैं। बड़ा ही मज़ेदार सा सेशन होता है। तो जब इन सारी की सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, जब भी कभी बैंक के लिए या CDS या फिर CGL के लिए सीरीज फिर से स्टार्ट होगी तो उसमें प्रयास करेंगे इन सेशंस को डिटेल में देख लें। चलो भाई, इतना अगर लॉजिक आपको समझ में आ गया है तो आप इस सवाल को कर सकते हैं और इस टाइप के किसी भी सवाल को आप डील कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आपसे उसने कहा कि 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। चलो भाई, 3 बॉक्स बना लिया आपने, और क्या कह रहा है? इनके अंदर सभी के सभी अंक विषम होने चाहिए, ओड नंबर। तो एक बात बताओ, इस बॉक्स में क्या क्या भर सकते हो? 0 तो आपका इवन है, तो इसमें 1 भर सकते हो, 3 भर सकते हो, 5, 7 और 9। कितने अंक भर सकते हो? 5। इसमें भाई सारे ही अंक ओड रखने, तो यहां भी आपके पास 5 चॉइस है, और इस वाले में भी कितनी चॉइस है आपके पास? 5 ही चॉइस है। आपके पास इसके अलावा 0 भरने की, 2 4 6 8 भरने की चॉइस ही नहीं है। 5 अंक यहां आ सकते हैं, 5 यहां आ सकते हैं, 5 यहां आ सकते हैं, सबका क्या कर दो? गुणा। रिजल्ट क्या आएगा? आप 125 अंक ऐसे 125 संख्याएं आप क्रिएट कर सकते हैं। कल को कोई भी सवाल चेंज हो सकता है। इसी सवाल को ये कह सकता है कि ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसके पहले दोनों अंक ओड हों और अंतिम अंक जिसका इवन हो। कुछ भी पूछ ले यार, पूछने वाले का क्या है। ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसके लेफ्ट के दोनों अंक आपके क्या होने चाहिए? ओड, और राइट का अंक क्या होना चाहिए? इवन। तो आप कहेंगे कि भी लेफ्ट में आपके पास ये 5 संभावनाएं हैं, यहां पर भी 5 संभावनाएं हैं, इस जगह कितनी संभावनाएं हैं? इवन भरना है तो 0 1 0 फिर 2 4 6 और 8, 5 ही अंक भर सकते हो। गुणा किया, ये भी 125 संख्याएं बन सकती हैं। कल को सवाल ऐसा भी हो सकता है, ऐसी कितनी संख्याएं, एक बार के लिए और समझ लो भी थोड़ा सा, ताकि एकदम क्लैरिटी आ जाए कि इस टाइप के सवाल बने। आपसे क्या कह दे, 3 डिजिट की कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं जिनमें लेफ्ट के दोनों अंक क्या होने चाहिए? ओड। सिर्फ इतनी ही कंडीशन है। तो आपको पता है यहां पर 5 ही अंक भर सकते हो, 1 3 5 7 9। यहां भी ओड नंबर ही रखने हैं। यहां के लिए कुछ कहा, यहां कुछ भी भर सकते हो, तो यहां 0 भी तो भरा जा सकता है, 1 2 3 4 5 9 तक। तो कुल मिलाकर के कितने? 10 अंक। गुणा कर दिया, 5 5 25 गुणा 10 250। एग्जामिनर का जो मन करे वो पूछ सकता है कि यहां पर भी ओड नंबर आना चाहिए, यहां भी ओड आना चाहिए, अंदर इवन आना चाहिए, अंदर कुछ भी आ जाए। तो एक छोटा सा परम्यूटेशन का परम्यूटेशन का लॉजिक होता है, उसी पर बेस्ड ये कई सारे सवाल बन जाते हैं।
प्रोबेबिलिटी का अगर कोई ढंग का सवाल बनता है, जैसे बैंक तो किसके आधार पर सवाल पूछता है, जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ लो और उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, काम चल जाएगा। अगर एग्जामिनर को लेवल का सवाल पूछना है तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का यूज करके प्रोबेबिलिटी के वो सवाल बनाए। ये सवाल सच में लेवल के होते हैं। बाकी ये बैंक में कॉम्बिनेशन का यूज करके बनते हैं, ये नकली से सवाल होते हैं। हालांकि आपने पढ़ नहीं रखा होता, तब आपको लगता है कि अच्छा बैग में से बॉल निकालनी है, तो बड़ा टिपिकल हो गया। चलो भाई सॉरी, अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखो, सेशन के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, हालांकि हम रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सीजीएल 2017 मेंस में पूछे गए सवालों को डिस्कस करवा रहा हूं, जो सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड थे। अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते मुझसे कि सर ये अजीबोगरीब लेवल क्यों। मुझे लगा ऐसा कि इस टाइप के, मान लो जितने भी सवाल करवा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, आपको अंडरस्टैंड ही तो करना है। इनमें कौन सी चीज ऐसी बता दी जिसको आपको रटना पड़ रहा है। एक बार इनको देख लो, मान लो एक दो सवाल भी आ जाएगा इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन से, तो वो आपकी लीड होगी। हालांकि आपको भी पता है कि एसएससी के बच्चे भी आपके साथ एग्जाम में बैठेंगे, तो वो तो उन सवालों को करेंगे। जिसने सिर्फ और सिर्फ रेलवे ही सपना बना रखा है, तो वो उस लेवल की तो मैथ्स नहीं पढ़ता होगा जिस लेवल की एसएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो वो सवाल तो करेगा ही करेगा। आपके पास लीड किस में, आपके पास लीड होती है सिर्फ जीके और जनरल साइंस की। उतना बेहतर एसएससी वाले बच्चों का जीके और जनरल साइंस नहीं होता है। तो इन सवालों से गो थ्रू हो जाएं, ताकि जहां कहीं भी लीड क्रिएट होने के चांसेस हैं, आप उस चीज के गैप को मेंटेन कर दें। मुद्दा यही है, जो मेहनत करेगा वो सेलेक्ट होगा। तो आप भी मेहनत करने से ना घबराएं। देखो क्या कहा, यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनका योग कितना कहा है, 100 है। इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या है। इंटीजर 3 कैटेगरी के होते हैं, एक तो नेगेटिव, एक आपका 0 और एक पॉजिटिव। अब कई बच्चों को यह भी नहीं पता चलेगा इंटीजर क्या है। क्लास नंबर 11 या 15 जो भी है, वहां पर जब डेसिमल स्टार्ट किया था, नंबर्स को एक्सप्लेन किया था। जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तब भी नंबर्स को एक्सप्लेन किया था। बार वाले पार्ट में भी ये बातें डिस्कस की थी डेसिमल फ्रैक्शन के साथ ही। इंटीजर आपको पता होगा 1 2 3 4 5 या फिर 0 -1 -2 -3, ये सारे के सारे आपके इंटीजर होते हैं। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, ये वाले 1 2 3 इनफाइनाइट तक। नेगेटिव कौन से, -1 -2 -3, ये इनफाइनाइट तक नेगेटिव में। चलो, इसके बारे में पता चल गया। आपको क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि 10 इंटीजर को ऐड करना है, और कैसे हैं, पॉजिटिव। सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या है, तो आप जो शुरुआत में 9 संख्याएं ले रहे हो वो सबसे छोटी ले लो, 10वीं ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, सारे के सारे अलग अलग हैं। तो 9 तो आपने ये जोड़ दिए, क्योंकि हम लोग पहले ही छोटे छोटे जोड़ने स्टार्ट कर देते हैं, 1 उसमें 2 फिर 3, क्योंकि इससे छोटे का चांस है नहीं। उसने कंडीशन दे रखी है सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। 9 को जोड़ दिया, 10वें नंबर पर हमें नहीं पता है क्या है, और सबको ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 100। ये वाला पैटर्न कुछ देखा देखा सा लग रहा है, बताया था ना, n × n+1 डिवाइड बाई 2, 9 गुणा 10/2। तो इन सबको जोड़ोगे तो इनका योग 45 आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 100 - 45। तो इसका मतलब आप बड़े से बड़ा इंटीजर यहां पर क्या काम में ले सकते हैं, 65। क्या गड़बड़ की है भाई, n × n+1 डिवाइड बाई 2, 9 गुणा 10 90/2 45। कोई ना कोई तो गड़बड़ की है भाई। देखो हमने 1 से लेकर 9 हो गया, n × n+1 डिवाइड बाई 2, इसमें तो कोई इश्यू है नहीं, ये 5 बार कट गया। देखो, इफ द सम ऑफ 10 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स इज 100, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर अमॉन्ग दीज 10। अच्छा, अरे ये गड़बड़ कर रहे हैं भाई, 65 थोड़ी ना आएगा, 55 आएगा, ठीक है। इस टाइप की सिली मिस्टेक ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार हो जाता है, बच्चे फेस करते हैं कि 100 में से 45 लेस कर रहे हैं तो भी देखो 65 बच रहा है। इस टाइप की सिली मिस्टेक भी हो जाती है। इनका क्या समाधान है भाई, इनका समाधान इतना ही है, मॉक टेस्ट दिया करो। पिछली क्लास में डिस्कशन किया था मॉक टेस्ट के बारे में कि कैसे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना होता है, जो कि सबसे ज़रूरी बात होती है।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1477, सवाल नंबर 1477। देखना, अलजेब्रा पर बेस्ड ये पैटर्न होता है। अब अलजेब्रा पर बेस्ड पैटर्न, अलजेब्रा थोड़ी सी ठीक होगी तो काम हो जाएगा। ए की वैल्यू 0.216 प्लस 0.008 अपोन में 0.36 प्लस 0.04 माइनस 0.012। अब ये सवाल ऐसा है, इतनी बार पूछा है, हर एग्जाम ने इनको बार बार पूछा है। देखो एक्चुअल में ऊपर जो बात है वो क्या है, 0.6 का होल क्यूब प्लस उससे अगली बात क्या है, 0.2 का होल क्यूब। अब ये कैसे पता चला, क्योंकि जब ये इस पैटर्न के सवाल बनते हैं आपको आगे से देखकर ही पता चल जाएगा। पहली बात तो अलजेब्रा का आपको फॉर्मूला ध्यान हो, ऐसे हम लोग कई सारे सवाल करेंगे क्यूब पर और स्क्वायर पर बेस्ड ये सवाल बनते हैं। नीचे वाला पार्ट क्या है 0.6 का स्क्वायर, फिर क्या है आपके पास 0.2 का स्क्वायर, फिर माइनस का क्या है 0.6 इंटू में 0.2, यही बन रहा है। एक्चुअल में अगर आप देखें तो ऊपर वाली बात मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नीचे वाली बात क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये पैटर्न है। अगर आप इस बात को लिखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये वाली बात। इस बात को ऐसे लिखा जाता है, अलजेब्रा में पढ़ा है। नीचे क्या बात दे रखी है भाई, नीचे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब एक बात बताओ, ये पार्ट इस पार्ट से कट जाएगा, तो इसका मतलब इस पूरे का रिजल्ट एक्चुअल में देखोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस वाई। जिस बच्चे को ये वाली बात पकड़ में है, पकड़ में कब आएगी, पहली बात अलजेब्रा में आपको कहा था, हालांकि हमने बहुत सारे सवाल बिना फॉर्मूलों भी कर लिए थे, क्यूब के सवाल थे, वैल्यू अज्यूम कर करके कर लिए थे, फिर भी मैंने आपको कहा था स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूले याद रखने हैं। रीजन क्या है, यहां पर कुछ अज्यूम नहीं कर पाओगे, यहां आपको एक बार पता है तब तो ये सवाल तुरंत के तुरंत सोल्व हो जाएंगे। अब अगर आपको ये सारा का सारा मामला पता है तो इस सवाल को आप एग्जाम में कैसे डील कर सकते हैं, देखना। इस पूरे को मिटा देता हूं वैसे तो मैं, अलजेब्रा का क्यूब का पैटर्न यहां पर यूज हो रहा है, सवाल को आपने रीड किया और इस लैंग्वेज के अलावा सवाल नीचे जैसे 0.12 है माइनस का, उसकी जगह 13 भी नहीं कर सकता। अगर 13 कर देगा तो ये सवाल इतना कॉम्प्लेक्स होगा कि कैलकुलेटर के बिना सोल्व ही नहीं हो पाएगा, तो इसका भी ध्यान रखना है। ए की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता चला कि भाई 0.6 का क्यूब है और 0.2 का क्यूब है, सब कुछ कट गया, 0.6 प्लस 0.2 बचेगा यहाँ पर, तो जो वैल्यू क्या होगी 0.8। बी वाले में देखना जरा, बी में क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पैटर्न बनेगा। अब आपको पकड़ना है 0.7 किसका क्यूब होता है भाई, 9 का क्यूब करते हो तो कितना आता है, 9 का क्यूब आप करते हैं तो कितना आता है 729, और 0.9 का करोगे तो 0.729, तो इसका मतलब यहां आएगा 0.9 माइनस अगली टर्म क्या आ जाएगी 0.3, इनमें से इसको लेस करोगे तो ये क्या रिजल्ट देगा आपका 0.6 लिखा जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये ऊपर वाला जो भी हमने खेल किया है पूरा का पूरा प्योर अलजेब्रा पर बेस्ड है। फॉर्मूला आप अगर याद करना नहीं चाहते तो सत्य वचन सुन लो, ये सवाल नहीं सोल्व होते। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि भाई ये पैटर्न ऐसे सवालों में ही बनता है, तब आप दिमाग ही मत लगाओ, ऊपर ए प्लस जो भी टर्म लिखी हुई है पॉजिटिव पॉजिटिव है, 0.6 का क्यूब 0.2 का क्यूब, नीचे वाला पार्ट राइट साइड का पार्ट होता है, कट जाता है, रिजल्ट ए प्लस बी, नीचे का ऐसे ही ए माइनस बी मेंटेन होगा, सोल्व कर दिया। अब देखो ए स्क्वायर करोगे तो 8 का 64 और ये पॉइंट का 36, और इसका भी क्या कह रहा है आपसे, होली स्क्वायर कह रहा है, 0.64 0.36, एक का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, ये लो रिजल्ट। ठीक है, अलजेब्रा की अगर सीरीज नहीं देख रखी है इसीलिए सिंप्लीफिकेशन को इतना लास्ट में रखा है, चाहते तो उसे शुरुआत में भी कर सकते थे। फिर देखना भाई एक सवाल और आपके सामने कंपैरिजन पर बेस्ड। देखो इस सवाल में इसने आपसे क्या कहा,
क्वेश्चन नंबर 1478। इसने कहा कि यदि 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33 गुणा में 2 की पावर 33, 2 की पावर 33 बराबर 6 की पावर x। सवाल में कुछ भी नहीं है। कैसे? पहले आपके पास कितनी टर्म है भाई? 3 की पावर 33, 3 की पावर 33 कितनी बार? 3 बार। 3 की पावर 33 कॉमन ले लोगे, 1 + 1 + 1, तो इस ब्रैकेट का समाधान तो ये हुआ, हो गया। अगले में देखना, 2 की पावर 33 आप कॉमन ले लेते हो, ब्रैकेट में 1 + 1 क्या बनेगा? 2। ये क्या बना भाई? 3 की पावर 34, सीधे भी लिख सकते थे। 2 की पावर 34, 2 × 3 6, पावर सेम है तो लिखा जा सकता है। इक्वल में क्या है? 6 की पावर x। कंपैरिजन हो रहा है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 34 को। क्या कुछ नया पार्ट है? नहीं भाई। सर्ट्स एंड इंडिसेस को जब हमने पढ़ा था, 3 सेशन हुए थे मेरे ख्याल से, एक एक बात को खोल खोल करके लिखा था। पावर सेम होती है तब क्या होता है, बेस सेम होता है तब कैसे डील करते हैं। तो इस हिसाब से ये ऐसा सवाल था जिसे आप वर्बली डील कर सकते थे। चलो भाई, एक सवाल और आया है, थोड़ा सा मजेदार है। सिंप्लीफिकेशन नाम ही है, वैसे सवाल प्योर आपका अलजेब्रा का है। देखना जरा, 1479 क्या कहा? P की वैल्यू आपको दे रखी है 7 + 4√3। देखो, P की वैल्यू आपको दे रखी है 7 + 4√3, लिखा। अब एक बात बताओ, P × Q क्या है आपका? P × Q 1 है, तो Q को आप क्या 1/P नहीं लिख सकते? लिखा जा सकता है। Q की वैल्यू अगर आप लिखना चाहोगे तो 1/P, 1/ में ये आएगा। रेशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे क्या होगा? 7 - 4√3 का गुणा, 7 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर, 49 - 48। ये सारा का सारा अलजेब्रा में जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं, मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी XYZ जैसे परम्यूटेशन वाली बात भी पहली बार हम लोगों ने डील की, तो बिल्कुल उसका छोटा मोटा कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं खुद भी जानता हूं कि भाई मैंने ऐसा कुछ आपको पढ़ा भी नहीं रखा है। हो सकता है किसी बच्चे ने परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन सब पढ़ रखा हो, लेकिन मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आपको हिंट तो दूं कम से कम कि ऐसे डील करते हैं। अगर आपने पुराने वाले सेशन नहीं देख रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन में बिल्कुल आपको जोर आने वाला है। हाँ, सवाल सोल्व कर लेंगे, या तो ऐसा होगा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये हो गया। पूछा क्या है भैया आपसे? 1/P², 1/P का स्क्वायर, और प्लस का क्या है? 1/Q का स्क्वायर। 1/Q² को क्या आप P² ही नहीं लिख सकते? लिखा जा सकता है। तो असल में देखा जाए तो देखना, ये किसकी वैल्यू है? P की। ये किसकी है? 1/P की। देखो, 1/P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, पीछे पैटर्न पढ़ा था हम लोगों ने कि जब भी कभी आपके पास x + 1/x की, अलजेब्रा के 7 पैटर्न याद आ रहे होंगे, x + 1/x दोनों को ऐड करोगे 14 है, तो x² + 1/x² का रिजल्ट क्या था? 14 का स्क्वायर -2, 194। अब मेरे ख्याल से ये पार्ट आपका रेशनलाइजेशन, अलजेब्रा का पार्ट, x + 1/x के 7 पैटर्न हमने पढ़े थे, इसके बाद 8 वैल्यू को भी हमने देखा था। वो दोनों चीजें मिलकर के एक सवाल बन गया, जिसे हम लोग कहें तो अलजेब्रा का सवाल है। वैसे अब माने तो इसे सिंप्लीफिकेशन भी मान सकते हैं। ये दोनों चीजें नहीं पढ़ रखी हैं, सवाल ऊपर से जाएगा। पढ़ रखी हैं तो इस सवाल को आप वर्बली कर सकते हैं। चलो भाई, एक मजेदार सवाल हो रहा है आपके सामने। मजेदार क्यों है इस बात को देखना। इसने क्या कहा कि n = 1 + 11 + 111 + 1111, इस टाइप से पैटर्न चल रहा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है भाई कि n के अंकों का योग। देखो, n बराबर पहले 1 लिखा है, अंकों का योग 1, फिर 11 लिखा है, अंकों का योग 1 और 1 2, फिर 111 लिखा है, अंकों का योग 1 + 1 + 1 3, फिर आगे कितना? 4। अब आप कहोगे सर इसमें ऐसी बात क्या है? इसमें ऐसी बात यह है कि लास्ट में कितने 1 लिखे हुए हैं ये आपको ऐड करने हैं, ये देखना ही तो पड़ेगा ना। अब इनमें से एक कम या ज्यादा आपने कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। जैसे ऐड करेंगे तो 3 3 6 3 3 9 9 1 लग रहे हैं, सबको जोड़ोगे तो योग 9।
अब 1 से लेकर 9 तक का एडिशन करना है। पैटर्न क्या है, 9 गुणा में 10/2, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 45 आंसर। अब एक बात बताओ, अगर आपने इनको ऐड किया होता कहाँ तक, 8 तक, कि मान लो आप कई बार देखो स्क्रीन पर आप पाते भी होंगे एग्जाम देने जाते हैं तब, कि कई बार आपकी स्क्रीन अजीब तरीके से इसके ऊपर लगता है जैसे किसी ने पेन चला रखा है। तो कई कलाकार बच्चे क्या होते हैं, स्क्रीन के ऊपर ही पेन चलाना स्टार्ट कर देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ताकि आगे वाले जो भी बच्चे आते हैं वो फिर कंफ्यूज होते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन तो पैदा हो ही जाता है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ऐसे काम का त्याग करें, थोड़ा सा मेहनत करके जाएं एग्जाम हॉल में। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये सब कुछ पेन वेन चला देने से कुछ सवाल जल्दी नहीं सोल्व हो जाएगा। काउंट करना है, स्क्रीन के ऊपर अपना हाथ या अंगुली लगाओ, देखो काउंट करो भाई, 3 3 6 3 3 9। अगर आपने 8 काउंट कर लिए तो एडिशन क्या करोगे, 1 to 8 का, 8 गुणा 9 72/2 कितना आ जाएगा, 36। एग्जामिनर समझदार है, दोनों ही ऑप्शन डाल दिए कि बच्चा अगर लास्ट में जो एक लिखे हैं उनको अगर ये सोच लेगा ये 9 बार लिखे हैं तब करेक्ट आएगा, अगर उनको 8 बार काउंट करेगा तो उसका रिजल्ट 36 आएगा। दोनों ही ऑप्शन में डाल दिए। तो एग्जामिनर कई बार इस टाइप की चालाकियां भी कर देता है। चलो भाई अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का। इसमें वही छोटी सी बात काम में आ रही है, डेसिमल का यूज। 1481 देखना, ऐड करना है, 9 टर्म है। देखो 1 अपॉन में 0.2 सीधे ही समझना, ऊपर नीचे 10 का गुणा करोगे तो 10/2 बन जाएगा। 10 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 5 आ गया। अगली टर्म देखो 1 अपॉन में 0.02, ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे, ऊपर 100 नीचे 2, 100 में 2 का भाग दोगे, अगली टर्म 50, जोड़ना ही है इसमें, उसी पैटर्न में लिख लें। फिर 1000 में 2 का डिवीजन करोगे, क्या आ जाएगा, 500। ये पैटर्न आपका चलता जाएगा। आपको पता है जैसे जैसे एक एक जीरो बढ़ता जा रहा, ऐड करोगे ये 5 ये 5 ये 5, इस पैटर्न वाला आंसर होगा। कौन से में लिखा हुआ है, सीधे सीधे दिख रहा है, ऑप्शन 3। क्या सारा लिखने की नीड है, नहीं, सारा लिखने का मतलब है 9 टर्म तक तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लॉजिक ही नहीं समझ पाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। 3 टर्म लिखी, ऐड करके देख लिया, आपका रिजल्ट आ गया, बाई ऑप्शन चले गए। चलो भाई एक पैटर्न ये भी है आपका, एक बार पीछे डिस्कस किया था, आज फिर से इसको डिस्कस करेंगे और आगे की क्लासेस में भी ये अपना पैटर्न आएगा फिर से। अगर आप भूले नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको तरीका ध्यान होगा, सिंपल सा तरीका है। देखो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1/x इक्वल्स टू में 5/8। अगर लेफ्ट वाले पार्ट को हमने सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, ये तो होगी अपनी बेवकूफ़ी। रीज़न क्या है, कब तक इसे सोल्व करते जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, अजीबोगरीब टर्म होगी। क्या करें, राइट वाली टर्म को सोल्व करो। देखना 5/8 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में 8/5। ध्यान से देखना, 1/8 इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 5 तो ऊपर है आपका। अब 8/5 एक बार डिवीजन चला गया, यहां पर जो टर्म बचेगी, एक बार डिवीजन चला गया 3 बचा, ये क्या टर्म बची आपकी 3/5। इससे भी आप लिखना चाहो तो 1 अपॉन में क्या लिख सकते हो 5/3 लिखा, 1 अपॉन में 5/3। 5 में 3 का भाग दिया एक बार, क्या बचा आपके पास 2/3 बच गया। इससे भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 2 को इसके नीचे ले आओ, क्या फर्क पड़ गया। तो 1 अपॉन में 3/2, 3 में 2 का भाग दोगे, भाग एक बार चला जाएगा, 1 बचेगा अपॉन में 2। तो ये आपकी अप्रोच होती है। ये कैसे आएगी भाई, सिंपल तरीका है, प्रैक्टिस करने से ही आएगी, और कोई लॉजिक नहीं है। अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले लो, जैसे ऊपर वाला छोटा रख लो, नीचे वाला नंबर बड़ा। जैसे सोल्व करने बैठे 3/11 को लिखकर सोल्व कर दिया, 5/8 है, ऐसे ही 5/9 को लिखकर सोल्व कर दो। तो ये स्पीड से ये पैटर्न आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि 3 बार तो 1 है आ गया, उसके बाद 1/x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x की वैल्यू पूछी है, तो नीचे वाला पार्ट ही आपका क्या है x। एग्जाम में बिल्कुल ये स्पीड से हो पाता है, कम से कम आपने 8-10 सवाल कर रखे हैं तभी। देखो आपको वो तनाव तो लेना ही नहीं है कितनी बार, 1 अपॉन में 8/5 करोगे, 8 में 5 का भाग एक बार चला गया, 3 बचा, 3/5 है, 1 अपॉन में 5 में 3 का भाग दिया एक बार,
2 बचा 2/3, 1/3/2 करोगे तो 1 + 1/2। ये लो, लिखना संभव है। कम से कम आप 10 क्वेश्चन अपने मन से बना करके सोल्व करें जहां पर भी ये टर्म आकर के कुछ खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि हर बार यहाँ 1 1 ही आता है, कई बार बीच में 2 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है, 1 भी आ जाता है। तो ये इन सवालों की सोल्व करने की अप्रोच है। आगे वाला सवाल देखना भाई, ये भी सिंप्लीफिकेशन की इजी कैटेगरी का सवाल होता है असल में देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 1483। देखो क्या कहा, 1 + 1/2 और फिर इसने कहा 1 + 1/4, 1 + 1/6, 1 + 1/8, फिर आगे 1 - 1/3। देखो ऐसा लिख लो, ऐड करते जाएं, कोई समाधान नहीं है। 1 + 1/2 क्या हो गया 3/2, फिर कितना हो गया भाई 5/4, फिर कितना हो गया 6 और 1 7/6, फिर कितना हो गया 9/8, फिर इनटू में करोगे 1 - 1/3 क्या बचा 2/3, फिर 4/5, फिर 6/7 बराबर 1 + 1/x। देखना जरा गौर से, ये वाला जो पार्ट है ये इससे कटा, ये वाला पार्ट इससे कटा, ये वाला पार्ट आपका इससे कटा, क्या बचा 9/8। इसे लिख सकते हैं 1 + 1/8, राइट साइड में 1 + 1/x। 1 से 1 कट गया, ये लो x की वैल्यू कितनी आ गई कंपैरिजन से 8। इजी वे में इसे भी हम लोग डील कर सकते हैं। अगला सवाल देखना, याद आ रहा होगा ये सवाल थोड़ी देर पहले किया है। क्वेश्चन नंबर 1484। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1484, पहले का क्या बनेगा भाई 11, फिर अगले में कहां तक बात गई है 1 2 3 तक, तो अंडर रूट करोगे तो 3 बार 1। अगले में बात कहां गई है 4 तक, तो 1 1 1 4 बार। फिर कहां तक गई है बात 5 बार, 1 1 1 1। ऐड करोगे ये क्या बना 4, ये 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 12,344। तो ऑप्शन थर्ड अपना क्या हो गया यहाँ से करेक्ट। ये वो सवाल है एक बार आपने कर लिए फिर आप कभी भी इनको भूल नहीं सकते, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 आपको पता है, अंडर रूट करोगे फिर आप लॉजिक पकड़ जाओगे। अच्छा 1 और 2, 2 तक गई है संख्याएं तो इसका मतलब 2 1, 3 तक गई है संख्याएं तो 3 बार 1, इस टाइप से इनका रिजल्ट लिखा जाता है। चलो भाई एक सवाल और भी पूछा था उसी सीजीएल मेंस के पेपर के अंदर, देखना सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1485, 1485। देखो क्या कहा, 33 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 33 कौन सा बड़ा है, या फिर सॉरी बड़ा की बात छोड़ो, 33 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 33 ये लिखा है। आप ऑब्जर्व करना 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार है 33 बार, और ये 33 गुणा 33 गुणा 33 सिर्फ कितनी बार है 3 बार। ये बड़ा है या ये बड़ा है, बड़ा ये होगा। तो इसका मतलब क्या ये स्टेटमेंट सही है ये गलत है। इसे ऐसे भी समझ सकते हो 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर कितनी 11, तो ये क्या बन गया 27 की पावर 11। 27 को कितनी बार 11 बार, या फिर एक बार और भी अंदर ले लोगे तो भी और कंक्लूजन बड़े निकलते जाएंगे। तो ये साफ साफ दिख रहा है ये बहुत बड़ा नंबर है, जबकि इसने बड़ा इसको बताया, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया गलत। सेकंड स्टेटमेंट देखना, ये कह रहा है कि 333 जो है वो बड़ा है किससे 3 की पावर 3 की पावर 3, 3 की पावर 9 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की पावर 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गया आपका 3 3 9 27, फिर 27, फिर 27, काफी बड़ा रिजल्ट आ गया। वैसे भी दिख रहा है 3 की पावर 9 बहुत बड़ा रिजल्ट होगा और ये बड़ा इसको बता रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। रिजल्ट क्या होगा, कौन से या कौन सा कथन सत्य है, कोई सा भी सत्य नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन 4 नीदर 1 नोर 2। चलो भाई एक सवाल ये है, ये भी मेरे ख्याल से निपटा लोगे, पीछे हमने किया था, बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना उस बात को समझ लो। सिंप्लीफाई करने का तरीका डेसिमल में हम लोग पढ़ चुके हैं, आज भी सवाल शायद हमने 2 ऐसे किए थे जिन्हें डिटेल में किया था। देखना a 1/0.4 इस टाइप से पैटर्न चल रहा है, 8 टर्म्स है, तो देखो 1/0.4 है, ऊपर नीचे 10 का गुणा करोगे तो 10/4 क्या लिखा जाएगा 2.5 बन गई पहली टर्म। अगले में ऊपर नीचे 100 का गुणा करोगे
तो ऊपर 100 बनेगा, नीचे 4, 100 में 4 का भाग दोगे 25। उससे अगले में देखना, ऊपर नीचे 1000 का मल्टीप्लाई, ऊपर 1000, नीचे कितना 4, तो वो टर्म कितनी बनी 250। तो आपको पता चल गया कि पैटर्न ऐसे चलेगा 2.5, फिर इसका 10 गुणा 25, इसका 10 गुणा, इसका 10 गुणा 2500, ये ऐड करोगे तो ये तो आ गया 0.5, यहाँ से 5 और 2 7, यहाँ से 5 और 2 7, फिर यहाँ से 5 और 2 7, क्योंकि ये 25 25 बढ़ता जा रहा है। लास्ट में एक टर्म ऐसी होगी, यहाँ तो 7 बन गया, यहाँ क्या बनेगा फिर 2 ही बनेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है? वैसे तो ये 7 वाला जो लॉजिक आपको लगातार दिख ही रहा है, ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो गया, करेक्ट लिखा जा सकता है। ऐसा सा ही सवाल देखो एक आगे फिर बन रहा है, ये आपका रहेगा भाई होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1487। अगेन इसको लिख लो होमवर्क, डेसिमल का सॉल्यूशन ही है सिंपल सा। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। देखना अगला सवाल, चलो 1488 सेशन थोड़ा सा लंबा, देखते हैं कितने सवाल हैं इसमें। 1489, 1490, 91, चलो 91 तक है। चलो अगला सेशन फिर हम लोग ऐसा करेंगे, इसी से क्वेश्चन नंबर 1488 से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज तो सेशन लंबा चला जाएगा। अगर कोई बच्चा आज ये जो अगले जो सवाल होने वाले उनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक सवाल आपके सामने ये है, इसका एग्जैक्ट सोल्व करोगे तो टाइम किल होगा। तो इस सवाल को जो सोल्व करने का आपका तरीका है वो क्या होगा, कोई पर्टिकुलर के अंदर पैटर्न आपको एज्यूम करना पड़ेगा। जैसा कि हमने सर्ड सिंडिसिस में अंडर रूट के सवाल किए थे, सीरीज चल रही थी, उसी के कंपैरिजन में कुछ हमने पर्टिकुलर माना था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे वाला सवाल ये है 1489, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार खुद से ट्राई करके देखना। उससे अगला सवाल 1490, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भी। 1491, ये तो वैसे कर सकते हो, इजी है। चलो ये आज अपना हो गया है डे 77 कंप्लीट। पीडीएफ जो भी हैं आपको मंडे को मिल जाएंगी, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखें। आपको पहले भी कहा था कि थोड़ा सा आजकल बिजी शेड्यूल चल रहा है। मंडे को इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, इवनिंग तक या फिर नाइट तक। पैटर्न वही रहेगा अपनी पीडीएफ का कि पीडीएफ में ही क्लासेस के लिंक होते हैं, उनमें लिखा रहता है कि यहाँ पर क्लिक करोगे तुरंत उस क्लास पर पहुँच जाओगे। तो ढूंढने की भी नीड नहीं होगी, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। सवाल हमने खूब सारे कर दिए, लगभग 1500 सवाल। तो मेरा अनुमान ये है कि अगर एग्ज़ाम 10-12 दिन भी आगे खिसकती है तो पूरा ये मान के चले हम लोग कुल मिलाकर के 2000 के आसपास सवालों को डिस्कस कर चुके होंगे। तो आप भी पैरेलल में जी जान लगाएं। अगर अभी भी सोए हुए हैं थोड़ा सा तो जागने का प्रयास कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम और इतनी सारी वैकेंसियाँ बार बार नहीं निकलेंगी, एक बार निकलती हैं 3-4 सालों में। अब तब तक क्या होगा, कैसा कंपटीशन रहेगा, सीधी सी बात है भाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिलता। कई हवाबाज उनको ऐसे मिलते हैं कि ट्रिक ये ट्रिक वो ट्रिक वो ट्रिक के चक्कर में उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं कि बच्चा कहता है कि नहीं मुझे समझाओ। समझाना नहीं है, ट्रिक है, ये सवाल है इसकी ट्रिक, ये सवाल है इसकी ट्रिक। अब उनको कोई सही रास्ता दिखाए कि ये मैथ्स इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट हैं इनको समझा जा सकता है, बशर्ते कोई समझाने वाला हो। जिस दिन उनको सही राह मिल गई वो जाहिर सी बात है भाई मेहनत खींच करके कर ले जाएंगे। रास्ते में बताते ही रहते हैं टीचर। तो बहुत से लोग ईमानदार हैं, उनके हिस्से में अगर जिस दिन ईमानदार बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। बाकी अगर कोई इस टाइप के ख्याली पुलाव बना रहा है दिमाग के अंदर कि नहीं ट्रिक याद कर लेंगे उससे मैथ्स हो जाएगी, नहीं भाई ऐसा होता ही नहीं है। हो सकता है इस बात का रियलाइजेशन आपको बहुत लेट हो, तो बेटर ये है अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करेंगे तो भी आपके सवाल ट्रिक के कंपैरिजन में फास्ट होंगे, दिमाग पर प्रेशर नहीं बनेगा। इजी वे में कल को आपके बच्चे भी कुछ कहेंगे कि भाई ये समझा दो तो आप समझा देंगे। आज से 10, 15, 20 साल बाद क्या ये कहोगे बच्चों से कि ये ट्रिक है इसकी, इस सवाल की भी वो कह रहा है कि समझाओ मुझे पापा मम्मी, आप कह रहे हो नहीं ट्रिक है इसकी। तो ऐसा कैसे चलेगा? तो थोड़े से समझदार बने। सेशन कैसे लगते हैं कमेंट किया करें, होमवर्क को भी एटलीस्ट कमेंट कर दिया करें। कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।